बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल 72 न्यूज़ सिडनी से आपकी खिदमत में हमारे तजिया निगार सैयद अतीकुल हसन साहब और आपके होस्ट अख्तर मुगल का सलाम। नाजरीन, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं नए मौजू के साथ। हमारा आज का मौजू है कराची की तबाहकारी में इदारों और सियासी जमातों का किरदार। नाजरीन, कभी रोशनियों का शहर कहलवाने वाला कराची आजकल जिस हाल में है, हम सब इससे वाकिफ हैं। कमोबेश हालात तो पूरे पाकिस्तान के शहरों के एक जैसे हैं, आप सब खबरों में सुन रहे हैं। लेकिन आज के इन हालात में जो सौतेला सलूक तबाहल कराची के साथ हो रहा है, वो भी आपके सामने है। ये शहर इन हालात में कैसे पहुंचा, कौन इसका जिम्मेदार है और कौन इन मसाइल का मदावा कर सकता है, मुख्तलिफ सवालात जहन में उभरते हैं। इन हालात का पस मंज़र व हकीकत जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तजिया निगाह जनाब सैयद अतीकुल हसन साहब। तो आइए गुफ्तगू करते हैं जनाब सैयद अतीकुल हसन साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम और तमाम नाज़रीन को 72 न्यूज़ चैनल के व्यूवर्स को सलाम। अतीकुल हसन साहब, जैसा कि अभी आपने सुना कि हम कराची के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि एक ज़माने में जब कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था और उसके बाद भी उसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, यानी रसूल बुलाद कराची। क्या आपने तो वो देखा होगा, और क्या उस वक्त के कराची के बारे में आप अपना जायजा पेश कर सकते हैं? हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस तरह हुआ करता था कराची, और ये क्योंकि हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। जी, मैंने जब से होश संभाला और मेरे क्योंकि वालदा का शहर है कराची, मेरा जो फादर का हैदराबाद था, हम कराची आते थे और 2-3 महीने रुकते थे। तो यकीन करें कि हम जब प्रोग्राम बनता था तो 1-8 महीने पहले से हमें ड्रीम लगता था कि हम कराची जा रहे हैं। और मैं पहले थोड़ा अपना तजर्बा और अपना जो मुझे जहन में मेरे याद है, और जब उस कराची के बारे में सोचते हैं तो एक ख्वाब लगता है और रोना आता है, इसलिए कि कराची में बातें सुनाना शुरू करूं तो बहुत सारी बातें हैं। आपको लगेगा कि मैं किसी शहर का कोई फसाना सुना रहा हूं, कोई ख्वाब आपको बता रहा हूं, लेकिन ये हकीकत थी कि जब पाकिस्तान बना उसके बाद कायद आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाया। और कराची की हैसियत 1947 से ही एक इंटरनेशनल हैसियत थी, क्योंकि कराची में सी पोर्ट थी, बिजनेस सिटी था। कराची में पाकिस्तान से पहले तिजारत होती थी कराची पोर्ट से। और उसके बाद पहले 10 सालों में कराची में बहुत ज़्यादा काम किया गया, क्योंकि कैपिटल था। कैपिटल को इस्टेब्लिश करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया गया, सेक्रेटरीट को इस्टेब्लिश किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया गया। और हिंदुस्तान से जो लोग आ रहे थे, वहाँ से जो ब्यूरोक्रेट्स आ रहे थे, तजुर्बेकार लोग थे, पेशावर लोग थे, मेरिट्स के ऊपर उनको रखा गया और उन्होंने कराची को एज ए कैपिटल, कराची सेक्रेटरीट को चंद सालों में खड़ा कर दिया और दुनिया के जो कैपिटल्स हैं उनके बराबर ला के खड़ा कर दिया। और उसमें जो पाकिस्तान को बनाने वाले थे उन सबका उसमें हिस्सा था। पाकिस्तान 2 हिस्सों पे था, एक मगरबी पाकिस्तान और एक मशरकी पाकिस्तान, और दोनों की अपनी अपनी खुसूसियात थी। और ये तमाम पाकिस्तान, मगरबी और मशरकी पाकिस्तान, वो सब मिलके तरक्की की तरफ गामजन थे। और कराची जो है वो फल फूल रहा था, बड़ा खूबसूरत था, इंटरनेशनल एम्बेसीज थी। मैं आपको बताऊं, कराची में एक मेरे मामू और मेरे नाना वगैरह कराची में रहते थे, तो कैंट स्टेशन जो है कराची का, इसके साथ एक आबादी होती थी, वहाँ ये लोग आकर रुके थे और वहाँ पर वो आबादी एक नई आबादी बनी थी, अपनी मदद आपके तहत लोगों ने बनाई थी। और उसके स्टेशन से बहुत चंद कदमों के पे थी वो। तो उसके पास का जो इलाका था, वहाँ पर ईरानी होटलें होती थी, जो ईरानी चलाते थे, पारसी चलाते थे। और कराची कैंट स्टेशन से ही ट्रैम चलती थी।
और वो ट्रैम जैसे आपको मेलबर्न में यहाँ सिडनी में नजर आएगी, ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगी, इस तरह से और लंदन में भी चलती हैं, यूरोप के कई कंट्रीज में। वो ट्रैम जो है कराची कैंट स्टेशन से शुरू होती थी और फिर वो सदर होती भी, वो फिर टावर तक, यानी कि जो केमाड़ी से पहले टावर जो है वहां तक वो ट्रेन जाती थी और वो बड़ा खूबसूरत मंजर लगता था। फिर कराची कैंट के बराबर फेरियर हॉल था, जो एक बड़ा खूबसूरत पार्क था जहाँ एक म्यूजियम भी बनाया गया उसको, फिर वहाँ म्यूजियम भी था। उस पार्क में हम, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे घर था हमारे मामू का, नाना का, तो हम जाते थे पैदल वॉक करके, मैं, मेरे कजिन, मेरे एक मामू थे 2 साल मुझसे बड़े, वो हम लोग जाते थे। और जी वहाँ हर इतवार को बड़े एक स्क्रीन के ऊपर फिल्म चलती थी पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की अल्लाह अकबर, सजदा, तारीखी फिल्में वहाँ दिखाई जाती थी और लोग अपना खाना वाना लेके आते थे। और अक्सर वहाँ पर, क्योंकि उसके पीछे का जो साइड का एरिया था जहाँ पर अभी शायद कॉन्सुलेट है अमेरिकन और दूसरी, वहाँ पर सारी एम्बेसीज होती थी, वो एम्बेसीज का एरिया था, वहाँ सारे बड़े बड़े बंगलों में एम्बेसीज थी। तो हमारे साथ शाम को जब हम वो जाते थे फेरियर हॉल में, जी तो जी। अक्सर हमारे साथ फॉरेन जो एम्बेसीज के बच्चे होते थे उनके, वो हमारे साथ खेलते थे। तो आप हम्म। यकीन करें कि उस वक्त उनसे बातचीत करके हम टूटी फूटी, यानी कि उनसे हम सीख गए थे कुछ इंग्लिश। जी जी। फिर हमारा ये शौक होता था कि हम ट्रैम में बैठें, हम जो हम्म। इतने कजिन थे आपस में, और वो सदर जाएं। सदर में हम इसलिए जाते थे, और ये हकीकत बता रहा हूँ, जो जैसे मैंने कहा आपको लोगों को ये अजीब सा लगेगा, सदर हम ये इसलिए जाते थे कि सदर में वहां पर फॉरेनर बड़े घूमते थे, जी यानी कि हर तीसरा आदमी, चौथा आदमी वहां का, जिन्हें हम गोरे कहते थे, हम तो गोरे समझते थे, लेकिन वो ईस्ट यूरोप से भी थे, यूरोप से भी थे, और दूसरे इलाकों से भी थे, अफ्रीकन भी थे, फिर एशिया के भी वहाँ ज्यादातर। और वहाँ एक बोरी बाजार होता था जो हम्म। बोरी कम्युनिटी ने बनाया था, फिर बाद में वो वहाँ पर शायद कपड़े, अब दूसरा मार्केट वगैरह बन गई है। तो वहां पर हम जाते थे घूमने, और हम्म। उस घूमने का हमारा मकसद क्या होता था कि हम वो उनको, जो फॉरेनर्स होते थे उनको देखें, वो जी कैसे जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। फिर हम उनसे, हम उस वक्त स्कूल में थे, लेकिन हम थोड़ी मोटी इंग्लिश बोल लेते थे, ऐसे ही हेलो हाउ आर यू, इस तरह से कुछ और फिर वो हमसे बात करते थे। फिर हमारे वो फोटो बनाते थे, जी। तो फोटो फिर हमें वो दिखाते थे, पोलराइड कैमरा से वो हम लेके आते थे। ये हमारा शौक था। पैदल हम्म। पैदल हम जाते थे 15-20 मिनट, या फिर ट्रैम में वापस आते थे, और इस तरह का था। फिर आगे तो एक कराची को जो यूरोपियन थे, क्योंकि कराची का जो एयरपोर्ट था वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और टॉप एयरपोर्ट्स में वो आता था, बहुत जल्दी उसने तरक्की की। तो वहां पर जो स्टाफ था एयरलाइंस का वो भी आता था। फिर इंटरकॉन्टिनेंटल भी सदर करीबी थी कैंट स्टेशन से या सदर के बीच में। जी। तो ये सारे वहाँ घूमते थे। और वहाँ पर एक और ख़ास बात ये थी कि कराची के जो मुकामी थे, ख़ासकर उसमें जो लोग हिजरत करके आए थे, वो पर सेटल डाउन हो रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी भी थी वहाँ पर, उन्होंने सदर को बनाया, फिर एम्प्रेस मार्केट और ये सारा उनकी थी। जी जी। दूसरे पाकिस्तान के जो इलाके थे उनमें कम लोग थे वहाँ से, हम्म। बंगाली वहाँ पर आते थे मशरकी पाकिस्तान के नज़र, वो लोग थे वहाँ पर। और आबादी कराची डेवलप हो रहा था, बन रहा था। तो वहाँ पर जो एक खास बात ये थी कराची की, कि वहां पर चाहे रक्शे वाला हो, चाहे तांगे वाला हो, तांगे बड़े चलते थे, या वो फिर ट्रैम में या कोई ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती थी, वो तमाम लोग जो है इंग्लिश बोलते थे। जी चाहे वो पढ़े हो या पढ़े लिखे नहीं हो, इंग्लिश बोली जाती थी, और फॉरेन जो आते थे उन सबसे वो इंग्लिश बोलते थे। इवन हमारे रिश्तेदारों में, हमारे कई, मुझे याद है रिश्ते के, हमारे मामू वगैरह थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, लेकिन वो भी इंग्लिश बड़ी जबानी से बोलते थे। और फिर हमारे मामू भी एम्बेसी में काम करते थे, नाइजीरिया एम्बेसी में, और बड़ी रवानी से। तो शाम में अक्सर ये लोग जब बैठते थे तो ये आधी उर्दू और आधी इंग्लिश में बातें करते थे। एक हम्म। बहुत ही एकेडमिक माहौल था। फिर आगे कराची में और भी बहुत सारी, यानी कि वहाँ पर सेंटर्स थे, लाइब्रेरीज थी, अदबी प्रोग्राम होते थे, मुशायरे के पे मुशायरे होते थे, इंडो पाक मुशायरा होता था। मतलब वहाँ एक बहुत ही अदबी, जिसे कहते हैं ना कि जो एक ये माइग्रेट कम्युनिटी जो है, ये बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड, पढ़ी लिखी, और उनके सारे तालीमी इदारे और ये सब, बहुत एक माहौल था। तो ये समझ लें कि आप बहुत तेजी से तरक्की की। फिर उसके बाद में वहाँ एक और भी पोर्ट बनी जो 70s में, तो कराची और ऊपर आ गया। और हम्म। ये कहा जाए तो कराची को मिनी लंदन, जैसे मैंने कहा कि यूरोपियन कहते थे, और कराची में सिनेमा भी थे, और बहुत क्लास के सिनेमा थे, इंग्लिश फिल्में लगती थी वहाँ पर,
और फिर उस जमाने, काफी जमाने तक तो नाइट क्लब भी रहे वहां पर, जहाँ पर सारे फॉरेनर्स आते थे। और वहां पर वो बिल्कुल एक कई जो यूरोपियंस थे, मैं यहाँ पर एक साहब से मिला जो को पायलट थे, रिटायर हो गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कराची जाते थे तो वो उनको बिल्कुल लंदन लगता था। तो हम कराची में छुट्टियां गुजारते थे क्योंकि सस्ता था और लंदन जैसा एटमॉस्फेयर था वहां पर, और वहां कोई हमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस तरह का था भाई कराची। अतीकुल हसन साहब, जैसा आपने अभी फरमाया कि कराची इतना खूबसूरत था और मिनी लंदन कहलाने वाला शहर था जी, फिर क्या हुआ, किसकी नजर लग गई और इस तरह से ये क्यों बर्बाद हो गया, जो कि इस तरह के दगरगू हालात हो गए, ये कैसे हो गया सब कुछ? देखें जी, बात सारी फिर घूम फिर के वहीं जाती कि जिस माशरे में मुफाद को आगे रखा जाए और मुल्क के चलाने वाली ताकतें जो हैं वो अपने मुफाद को, अपनी हुकूमत को, अपने पावर को मुस्तहकम करने के लिए नाइंसाफियां शुरू कर दें जी, जो उनके लिए फायदे में हो, उनकी जमात के लिए, या अगर फौजी हो तो उनके पावर में रहने के लिए फायदे में हो, इस तरह के कानून बनाएं, इस तरह की प्रैक्टिस करें, अवाम को ना देखें, मुल्क को ना देखें, मुल्क में इंसाफ ख़त्म कर दें, तो फिर क्या होगा? वो मुल्क तबाह हो जाते हैं, कौमें आपस में तकसीम हो जाती हैं। हमने यही वजह थी कि पहले 10 साल में मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान एक था और सबका फोकस था कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बिल्कुल सारे चीज़ें मेरिट पे होती थी। कराची में जो अपॉइंटमेंट होते थे वो मेरिट पे होते थे, उसमें बंगाली भी थे, उसमें पंजाबी भी थे, उसमें वेस्ट पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था ना, पहले पंजाबी, पठान, बलोची, ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था क्योंकि ये सूबे भी नहीं थे। ये सिलसिला खराब किया गया। एक तो डेमोक्रेटिक हुकूमत जो थी, बल्कि 1956 में हमारा आइन भी पास हो गया था। ये तो 1973 के आइन को रोते हैं, 1956 में आइन हमारा पास हो गया था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के जो वडेरे प्लस जो सियासतदान थे, बेसिकली वो वडेरे थे और जागीरदार थे। वो मसलियत के तहत मुस्लिम लीग के साथ आए थे और शुरू से ही उन्होंने अपना मफाद अपने आगे रखा, चाहे वो पंजाब के जागीरदार हों, चाहे सिंध के वडेरे हों, चाहे वो कबायली इलाकों के सरदार हों। वो ये देखते थे कि हमें किसमें फायदा है, हमें अपनी जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको हम क्या दें कि हम पावर में आ जाएं। इस चीज को आगे रखा गया और अयूब खान साहब ने 58 में वो आए थे, 59 में उन्होंने ये प्लान किया कि जी कैपिटल जो है वो शिफ्ट करके पिंडी ले जाया जाए, रावलपिंडी। और उसके बाद में उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी, एम्बेसीज को लिख दिया, आस्ता आस्ता एम्बेसीज भी में जाना शुरू हो गई। और उस पर कराची में उस पर इख्तलाफ हुआ, लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई आप किस तरह से लेके जा रहे हो पूरा एम्बेसीज, और किस तरह होगा ये। उन्होंने कहा ये आस्ता आस्ता प्रोसेस होगा। फिर 59 से 67 तक 10 साल में एक के बाद रफ्ता रफ्ता कैपिटल को शिफ्ट किया गया। एकदम एक दिन में कैपिटल शिफ्ट नहीं हुआ। 59 में अनाउंसमेंट हुआ और पिंडी में कैपिटल को ले जाया गया और इस्लामाबाद को बनाया गया। फिर 10 साल में इस्लामाबाद बना एक नया शहर जो ओबियसली बड़ा खूबसूरत बना। और अयूब खान साहब ने, जिनकी फौजी हुकूमत थी, उन्होंने अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी से वहां फिर ऑर्डिनेंस के जरिए, क्योंकि मार्शल्ला थी, ये सारी चीजें अहकामात किए। तो बेसिकली कराची को कैपिटल खत्म तो फौज नहीं किया, अयूब खान ने किया। अगर डेमोक्रेसी होती और डेमोक्रेटिकली ये आइन से पास किया जाता, आज हम बात करते हैं तो हमारे सियासतदान अपने मुफाद को आगे रखने के लिए वो कहते हैं जी कि ये तो आइन में है नहीं, ये सूबा किस तरह बनेगा, वो किस तरह से आप आइन से पास करवाएंगे, 2/3 की अक्सरियत कहां से लाएंगे। ये इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान के आइन को तबाह किया, उसमें ऐसी चीज लेके आए कि जी हमारा जो इजारादारी है वो कायम रहे। इसमें फौज भी शामिल है, फौज ने इसकी इब्तिदा की अयूब खान ने, और उसके बाद में फिर अयूब खान ने जो कुछ किया, क्योंकि आज का मौजूद कराची है, लेकिन कराची को 10 साल में बाकायदा तौर पे प्लानिंग के साथ वो इस्लामाबाद कैपिटल बनाया गया, पहले पिंडी ले जाया गया, जिस पे मशरकी पाकिस्तान की अवाम जो है, जो हम में मगरबी पाकिस्तान में जो आज का पाकिस्तान है उसमें तादाद के लिहाज से ज्यादा थे। और जब तक डेमोक्रेसी रही उनमें असेंबली में उनकी तादाद ज्यादा थी, उनको इग्नोर कर दिया गया। और यही वजह थी कि ये नहीं चाहते थे कि बंगाल के पास पावर जाए,
और कैपिटल वहां से उनका डिमांड ये थी, एक डिमांड ये थी मशरकी पाकिस्तान के बंगालियों की कि जी यहाँ पर भी कैपिटल होना चाहिए और आप ड्यूअल कैपिटल रखें, 2 कैपिटल बनाएं, एक ढाका को बनाएं और एक आप कराची को बनाएं। और एक बिल्कुल उनकी जायज एक उनकी डिमांड थी, उसको पूरा नहीं किया गया, उस पर रिजिड हुए यहाँ के लोग, यहाँ के सियासतदान। और फिर अयूब खान साहब ने जो कस्टमाइज डेमोक्रेसी की, उसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंट्रोड्यूस किया, जो एक वडेरा था सिंध का और जिसका खानदान का कोई किरदार नहीं था पाकिस्तान की बनाने में। और उन्होंने फिर ये किया कि जब इस्लामाबाद शिफ्ट किया, कराची को छोड़ दिया। और दूसरा जुल्म ये किया कि कराची, जितने बड़े बड़े दुनिया में सिटी हैं, मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटी होते हैं, उनको आज़ादी के साथ उनकी अपनी हुकूमत बनाई जाती है। मतलब ये कि उन पे उनकी जो है पुलिस, उनकी जुडिशरी, उनकी जो उनका शहरी जो है टैक्स और उनके जो मेन डिपार्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एक शहरी हुकूमत होती है बाकायदा इंडिपेंडेंट, वो चलाती है, ताकि वो सिटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे डील कर सके। उसकी अपनी चीज़ें होती हैं। हमारे पास सिडनी की मिसाल मौजूद है, हमारे पास मेलबर्न की मिसाल मौजूद है, लंदन की मिसाल मौजूद है, न्यूयॉर्क की मिसाल मौजूद है। न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो इतना ही पावरफुल है जितना अमेरिका का प्रेसिडेंट जी। और बाज दफा वो वहाँ के जो स्टेट के जो सिटी के जो मेयर है वो कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानते आपकी बात। अतीकुल हसन साहब, एक सवाल इसी मुनासिबत से एक जहन में है कि जिस तरह से कराची में आजकल मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं जी, कुछ वफाक के अंडर में हैं, कुछ सूबाई हुकूमत के और कुछ मुकामी बल्दिया के, क्या कराची शहर की अपनी एक अलग हैसियत नहीं होनी चाहिए जो आजाद ना, जिस तरह से यहाँ पर सिटी काउंसिल वगैरह हैं? आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान में इंसाफ, जस्टिस, मेरिट पर लोगों को नहीं लाया जाएगा, ये जोड़ तोड़ चलती रहेगी। क्योंकि आज भी यही है, आज भी यही है कि जो पीपल्स पार्टी को पसंद है जिससे उसकी हुकूमत कायम रह सके, जो इमरान खान को पसंद है जिससे पीटीआई की हुकूमत कायम रह सके, वो चीजें लिपा पोती, तोड़ जोड़, ऊपर से ये करना। भाई असल चीजें करप्शन खत्म करो, आप ब्यूरोक्रेसी में मेरिट पर लोग लेके आओ। ऐसे ऐसे जाहिल लोग 19 और 20 ग्रेड में बैठे हुए हैं जिनको एक लेटर लिखना नहीं आता इंग्लिश में। बिल्कुल, आप देखें उनको, उनका हुलिया देखें आप, उनको शक्ल से उनका ओढ़ना पहनना देखें आप, लगता नहीं है कि 20 ग्रेड के ऑफिसर हैं। हमने भी काम किया है ऑफिस में, एक लगते थे कि शक्ल से कि ये एक ऑफिसर है ये। तो ये जब तक के ये कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ ये चाहते हैं कि जी जब ये बात करते हैं, बात तो ये करते हैं मीडिया में आके कि हम आवाम के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक कि ये नाहल करप्शन के जरिए आए हुए ब्यूरोक्रेसी इदारों को चलाने वाले और उनके साथ जो करप्ट लीडर उनको आए हुए लेकर, जब तक ये सही नहीं होंगे, जिसके लिए कराची पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। अब आ जाएं कराची के ऊपर। कराची में जो जुल्म ये किया गया है कि अगर चलें कैपिटल चला गया था तो कराची को खुद मुख्तार सिटी इंडिपेंडेंट रखा जाता, या तो उसका स्टेटस फेडरल के साथ रखा जाता इंडिपेंडेंट, कराची को किसी सूबे के साथ अटैच नहीं किया जाता। लेकिन जुल्म ये हुआ, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में कहा कि 1970 में जनरल याहिया खान ने 1 यूनिट जो था हमारा पाकिस्तान जो था, एक मुल्क था, उसको तोड़ के 4 सूबे बना दिए गए। अब ये कहते हैं कि जी हम सिंध अलग नहीं होने देंगे। अबे भाई सिंध तो तुमने 70 में बनाया ये सूबा और याहिया खान ने, और उसके बाद में जो रही सही कमी थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरी कर दी। और फिर जिसको वो कहा जाता है कि बहुत बड़ा उन्होंने काम किया कि 73 का आइन, बेसिकली उसमें कैसी चीजें रखी गई कि पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पाकिस्तानियों को सिंधी बनाया गया, पाकिस्तानियों को पंजाबी बनाया गया, पाकिस्तानियों को बलोची बनाया गया और पाकिस्तानियों को पश्तो बनाया गया। और फिर इसी वजह से लोगों ने अपने आप को सराइकी बना लिया, लोगों ने अपने आप को महाजिर बना लिया, लोगों ने अपने आप को काठियावाड़ी मेमन बना लिया। सब कुछ बना लिया। तो आपने की है ना, शुरुआत तो आपने की है। पाकिस्तान तो ये जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट था उसको बरकरार रखना चाहिए था, और लोकल बॉडी सिस्टम जो शहर बढ़ रहे थे उनको पावर देना चाहिए था, उनके अपनी हुकूमत बनानी चाहिए थी, शहरी हुकूमत बनानी चाहिए थी, जहां पर कि वो नहीं किया गया।
तो कराची को सिस्टमेटिकली 50 साल में तबाह किया गया है। और उसकी एक वजह यह है कि कराची और सिंध में, क्योंकि सिंध और कराची से ताल्लुक है तो मैं इसी की बात करूंगा, और आज मौजू भी कराची है। इसमें आज तक, अभी तक, आज की डेट तक जो भी फैसले हो रहे हैं वो अभी भी जो बरसर इक़्तिदार पार्टियां हैं, यानी कि सिंध में पीपल्स पार्टी है, वो अपना होल्ड रखना चाहती है सिंध के ऊपर। अब उनको कराची एक सोने की चिड़िया मिली हुई है, कराची सिंध का पार्ट नहीं रख रहा था कभी भी। फिर जुल्म ये किया 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर याह्या खान ने भी किया कि उसको, कराची को कैपिटल से उठाकर सिंध के कैपिटल में डाल दिया। भाई अगर आपने कराची उस वक्त भी 1 करोड़ से ज्यादा का शहर था, आज 3 करोड़ का शहर है, आपको शर्म नहीं आती? आपको मतलब किस तरह की बेगैरती और बेशर्मी है कि आप दुनिया को नहीं देख रहे, अपने पड़ोसी मुल्कों को नहीं देख रहे। आप कराची में आप हिंदुस्तान में देख लें, बॉम्बे है, बेंगलोर है, दिल्ली है, इनके अपनी गवर्नमेंट है। ये सूबाई गवर्नमेंट जो स्टेट्स हैं उसमें नहीं आती है। दिल्ली की अपनी पुलिस है, बॉम्बे की अपनी पुलिस है। आपके पास क्या जवाब इस बात का कि आप सिंध पुलिस में रखी हुई है आपने? और सिंध पुलिस में फिर दूसरी बात यह है, जाहिर करप्शन होगी। 3 करोड़ की आबादी के वाले शहर में आप देखें, इनको कोई ऑफिसर नहीं मिलता, इनको सेक्रेटरीट में कोई क्लर्क नहीं मिलता कराची का, इनको कोई पुलिस में कोई ऑफिसर नहीं मिलता। अगर आईजी कोई डिप्यूट होता है तो वो सिंधी स्पीकिंग होगा। जब ये बात करो तो बात करते हैं तासुब की बात नहीं है, क्योंकि ना तो आम सिंधी को इससे फायदा है, ना आम महाजिर को, और ना और जो जबान बोलने वाले कराची में बसते हैं। फिर कराची की कोई प्लानिंग नहीं की गई। हर शहर का एक मास्टर प्लान होता है जो 50 साल के लिए होता है जी। कागजों में 1960 में अयूब खान साहब ने भी बनाया था, वो कागजों में ही रखा गया। लेकिन उसको जो ये मुफाद परस्त टोला है, और जिसको मैंने कहा कि जिसका जो मेन जिम्मेदार है, अगर हम सूबाई हुकूमत, अवामी हुकूमत की बात करें, लीडरों की बात करें, तो उसका जिम्मेदार जुल्फकार अली भुट्टो और उसके साथ जितनी पार्टियां थी, उन्होंने खाना खराब किया ये। क्योंकि भुट्टो साहब ने फिर क्या किया? अब बात करते हैं, आजकल एक बात चल रही है कि जी कराची को अलग स्टेटस दिया जाए, और यही इसका इलाज है। अब उस पर क्या कहते हैं, कराची को हम सिंध से अलग नहीं होने देंगे। क्यों अलग नहीं होने देंगे? आपने अपनी मर्जी से आइन चेंज करके 73 में कैपिटल में लिया है, आप सिंध में लिया है। अब आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे सिंध, कराची कोई हजारों साल से था सिंध के साथ, मतलब। और उसके बाद में फिर हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ये सोचती है कि जी अगर हमने इसको छेड़ा, अगर हमने कोटा सिस्टम खत्म करने की बात की, अगर हमने कराची को इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया, तो हमारी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि हमें सिंधी वडेरों को भी खुश करना है। हम असेंबली में वो बैठे हुए हैं, सेनेटर कई असेंबली में सिंध के जो वडेरे हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ कईयों को जो मेरे जमाने में पढ़ते थे, और वो गलत किस्म की चीजों में इन्वॉल्व थे। और सिंध में जो डकैत हैं उनके साथ राब्ते हैं उनके, वो लोग कराची में सेक्रेटरीट संभाल के बैठे हैं। तो आप समझ लें कि ये तो नजर आ गया ना। फिर आप देखें कराची में जो सीन है, सारी दुनिया में, यहाँ कई न्यूज में भी है, सारी दुनिया में उसकी फुटेज जा रही है कि ये है जी पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, द ओनली न्यूक्लियर पावर ऑफ पाकिस्तान, Pakistan's biggest and largest and commercial city, which generates 70% revenue of the country. Look at this, what they have done. जी, ये क्या है, इन्होंने किया है ये। अच्छा, तो साहब बात सारी है जी। एक सवाल ये जहन में उभरता है कि आप क्या समझते हैं, इन हालात का क्या हल है? और कराची को जैसे रोशनियों का शहर था और कराची उर्सुल बुलाद कहलाता था, तो क्या आप समझते हैं कि दोबारा से उस कंडीशन में आ सकता है? बिल्कुल जी, अगर नीयत सही हो, मेरिट सिस्टम नाफिज किया जाए, सही जो अहल सेक्रेटरीट में ऑफिसर्स लाए जाएं, सही ब्यूरोक्रेट्स लाए जाएं, सही वहां पर तरह से इलेक्शन हो, सही मेयर का चुनाव हो, पॉपुलेशन से शुरू करें। सेंसस ही गलत किया हुआ है। 2017 के सेंसस में कराची की आबादी डिक्लेयर की हुई है 1 करोड़ 60 लाख, जबकि कराची की आबादी 3 करोड़ है। तो देखें ना किस तरह से आप सही करेंगे। आप कोई फार्मूला लगा लें, क्योंकि आप बेसिकली आप चोर हैं, बेसिकली तो आप चोर हैं। और इस चोर में ये सारे चोर हैं,
ये एक चोरों का टोला है, ये 40 चोरों का टोला है ये, जिसमें वफाकी हुकूमत भी शामिल है। और कुछ जो सही लोग हैं वो फिर ये सोचते हैं कि जी हमने ये बात की, यूं बात की। वैसे तो तकरीरें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं जी। और ये बातें हो सकता है कि बहुत को इस वक्त चुभ रही होंगी, लेकिन मैंने हमेशा सही बात की है और हकीकत बात की है। जुल्म तो हमने देखा है ना, तासुब मैंने खुद देखा है, मेरे साथ भी हुआ जब मैं पढ़ता था। तो इसको कौन डिनाई कर सकता है कि इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, इसको खत्म करना है, कराची को बचाना है, तो कराची को एक अलग खुसूसी हैसियत देनी पड़ेगी। मेरा अपना प्लान जाती तौर पे मैंने लिखा भी है कि सिंध में और पंजाब में भी नए सूबे बनने चाहिए, उनकी डिमांड भी है। भावलपुर कभी पंजाब के साथ नहीं रहा, भावलपुर रियासत थी, उसको पंजाब के साथ कर दिया। जुनूबी पंजाब को एक सूबा सराइकी की डिमांड है, हजारा को बनाना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? आवाम को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि ये जो बरसर इख्तिदार पार्टियां बैठी हुई है ना, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, और अब पीटीआई भी वही गेम खेल रही है, क्योंकि अब वो भी चाहती है कि अब हम पावर में आ गए तो हम ऐसे काम करें कि हमारा पावर रहे। तो फिर ये झूठ भी बोलते हैं सब लोग। तो ये जब तक कि खत्म नहीं होगा, उसके लिए पाकिस्तान में फिर बात तो की जाती है कि जी मिलिट्री और आर्मी सोल्यूशन नहीं है, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप किसी भी कंट्री में अच्छी नहीं होती। और भाई पाकिस्तान के लिए अच्छी होती है, यहाँ पर चोरों चक्कों के लिए यही चाहिए हमें। हमारे यहाँ कोई सियासतदान नहीं है, ये हमारे यहाँ सियासी लुटेरे हैं ये। इन्होंने आवाम को पैसा, अब देखें जितने भी एमएनए और एमपीए हैं सिंध के, उनकी आप कोठियां, उनकी जायदादें दुबई में, सारे केसेस पूरे भरे पड़े हैं। सुबह से शाम तक न्यूज ही हमारी ये है कि फलाने को नैब ने पकड़ लिया, फलाने को नैब ने पकड़ लिया। भाई कितने पकड़ोगे जी? तो हजारों की तादाद में मौजूद है यहाँ पर जिन्होंने पैसा खाया है सिंध पाकिस्तान के रेवेन्यू का और गरीब आवाम का, और सब शामिल हैं। फिर सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। तो उसका इलाज ये है, बैक टू आंसर योर क्वेश्चन, कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची की हम बात कर रहे हैं, कराची को एक उसको अलग हैसियत देनी पड़ेगी सिंध की। उसकी एक तो उसका रास्ता ये है कि सिंध में आप तकसीम करें। सिंध की आबादी 5 करोड़ है, सिंध को 3 सूबे बनाएं, एक सूबा शुमाली बनाएं, जो जिले हैं उनको मर्ज करें, 3-4 जिलों को एक सूबा वस्त बनाएं, एक कराची को अलग सूबा बनाएं, जिसको अगर आपको महाजिर के नाम से चिढ़े, होना नहीं चाहिए। तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? वो अपनी शनाख्त कराते हैं महाजिर से, आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन चले सही है, फिर भी आपकी बात मान लेते हैं। आप उसका नाम रख दें सिंध जुनूबी के जुनूबी सिंध, उसमें आप कराची को अलग बजट दें, कराची को मेट्रोपॉलिटन हैसियत दें, और बराबर से वहां पर पहले तो सेंसस हो सही तरह से, सही सेंसस करके। और लोग कहते हैं कि 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है, उस आबादी के लिहाज से कराची में मुख्तलिफ शहर, 6-7 शहर बनते हैं कराची के, तो कराची तो वैसे भी अलग सूबा होना चाहिए। अगर आप कराची की आबादी देखें 3 करोड़, हैदराबाद शहरी इलाका है, उसकी आबादी देखें 40 लाख, मीरपुर खास की आबादी, आप मीरपुर खास से मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन 25 लाख तो उसकी आबादी होगी मेरे ख्याल में, ज्यादा है उससे। फिर सखर की आबादी देखें 30-35 लाख। इन आबादी को जमा करें तो 70% सिंध की पॉपुलेशन बनती है। और आप देते क्या है कराची को? आप तो 20% में नहीं देते। आप हैदराबाद को दे क्या रहे हैं? कितने पैसे दे रहे हैं आप? फिर एक और जुल्म कैसे सही कर सकते हैं पाकिस्तान को? आपने ये नया ड्रामा किया, एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम, पैसा उठा के आपने दे दिया चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर कहाँ का है? चीफ मिनिस्टर है दादू का। दादू की पॉपुलेशन कितनी है? अगर आप कराची के किसी छोटे से इलाके में चले आए ना, मलीर में जी, मलीर को आधा करें फिर, तो वो जो आधा मलीर है ना, इतना बड़ा है दादू, जहां का ये चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है। तो देखे ना, अब ये आपने कराची के लोगों को, कराची के पॉलिटिशियंस को, फिर 3 करोड़ की आबादी है, सीटें कितनी है? 168 सीटें हैं सिंध की असेंबली में, ठीक है। कराची की सीटें कितनी दी हुई हैं जनाब उन्होंने? तकरीबन 29 के करीब। और अभी इस वक्त भी जो 168 का है, 91 पीपी की हैं, 51 सीटें एमक्यूएम की, और 4 सीटें पीटीआई की हैं, पीएमएल-एफ, और दूसरों की 11 सीटें। अगर इस तनासुब से भी, क्योंकि अवाम ने वोट देके इनको लेके आए ना, तो अवाम की ये, हालांकि ये गलत है ये सारी, क्योंकि सेंसस ही गलत हुआ है ना, चले इसको भी मान लें आप, तो जो इनकी आबादी का रेशो है, आपको उस हिसाब से तो मिनिस्ट्रीज देनी चाहिए, चाहे वो आप हस्ब इख्तिलाफ में हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी में हो। 51 सीटें लेने के बाद अगर किसी पार्टी को, मैं कोई एमक्यूएम का या किसी भी पार्टी का हामी नहीं हूं, ना मैं उस पार्टी में हूं,
लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेरिट की, कि जब एक पार्टी ने ये शो किया कि वो अर्बन एरिया में जीती है, भले उनकी मेजोरिटी में सीटें नहीं है, लेकिन हमको हुकूमत में तो लाना चाहिए, उनको अपने पोजीशन तो देनी चाहिए, क्योंकि आपने फिर उनको आप इग्नोर करते हैं। तो जो उनके वोटर हैं, हो सकता है एमक्यूएम की चले की पॉलिसी सही नहीं है, उनकी लीडरशिप सही नहीं है, वो पाकिस्तान, लेकिन भाई वो तो अवाम का मैंडेट लेके आए ना। तो 51 सीटों के लिए जिन्होंने वोट दिए हैं, जो करोड़ों में हैं, अगर उनको आप नुमाइंदगी नहीं देंगे, ना ब्यूरोक्रेसी में नुमाइंदगी देते हैं, ना आला तालीम में उनको हिस्सा रख आप उनको पढ़ने देते हैं, कोटा सिस्टम आपने लगाया हुआ है, जाली डोमिसाइल खरीद के कराची में मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और इसमें आप गाँवों से लोगों को ले आते हैं वडेरे सिंधी पीपल्स पार्टी के, वो उनका डोमिसाइल बनवा के देते हैं, उनको कराची में उनको नौकरी देते हैं। आज देखें सिंध का जो डॉक्टर है, सिंध का जो इंजीनियर है, वो डॉक्टर जो है उसको इतना नहीं पता एक आम बीमारी के बारे में, तो मरीजों को मारेगा ना वो। और यही हो रहा है कि वहां पर आप कराची की बात छोड़ें, सिंध के छोटे छोटे इलाकों में ये हो रहा है। तो कराची को अपना एक हैसियत देनी चाहिए। मैंने एक बनाया था कुछ साल पहले, और मैंने पब्लिश भी किया है, जर्नलिस्ट मेरे कुछ रिसर्च की थी, और मैं आपको बताऊं कि इसका हल क्या है। अगर आप सूबा नहीं बनाते चलें ठीक है, अगर कोई भी सिंसियर है, अगर इमरान खान सिंसियर आदमी है, ये एक दिन का काम है, ये अनाउंसमेंट करना है आपको, एक्शन लेने अपने, बगैर किसी सियासी जोड़ तोड़ को जहन में रख के और अपने इक़्तिदार का जहन में सोच के आप सोचें कि मैंने अवाम का दिल जीतना है, फिर आ जाऊंगा मैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इंसाफ और हक की बात करनी है, और जो कराची को डिजर्व करता है उसको मिलना है। इमरान खान साहब ने कराची में जलसे में कहा खड़े होकर कहा कि ये पढ़ी लिखी कौम है, इसका क्या, इनको हक नहीं दिया जाता, कोटा सिस्टम के खत्म होना चाहिए, मैं आऊंगा, हमारी तो पार्टी तहरीक इंसाफ है, बहुत बड़ा इंसाफ देख लिया हमने 2 साल में, एक्सटेंड कर दिया। और उन्होंने, आप देखें कि ये क्या, माजरत के साथ, मेरा दिल तो बहुत कुछ कहने को चाह रहा है, मैं क्या कहूं, आप मुझे लफ्ज बता देंगे ऐसे आदमी के लिए क्या कहा जाएगा, गैर मुअय्यना मुद्दत। मतलब ये एक जो है वो सिविलियन माशरे में माशरती जुर्म है। कोटा सिस्टम एक माशरती इंसानी जुर्म है कि आप किसी को रंग, नस्ल और जबान की बेस पे नौकरी दे रहे हैं, जो गैर शरई भी है, गैर आईनी भी है, गैर इस्लामी भी है, हमारे आइन में भी नहीं है ऐसा, और उसको आप कंटिन्यू चल रहा है। क्यों उसको गैर मुइन, लोग तो बात कर रहे हैं खत्म करने की डिमांड कर रहे हैं, आप जलती पे तेल डाल रहे हैं, आपने गैर मुइना मुद्दत के लिए कर दिया उसको, क्या जवाब है? 14 सीटें आपको दी कराची के, और कराची के लोगों ने हमेशा उसको वोट दिया है जिनको नजर आया कि ये आदमी सही है। इसका सबूत इमरान खान को 14 सीटें मिली, एमक्यूएम को नहीं मिली। जब सारा पाकिस्तान अयूब खान डिक्टेटर के साथ था, कराची के अवाम मोहतरमा फातिमा जिन्ना भुट्टो के साथ थी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ थी, और भुट्टो जो है वो अयूब खान के साथ था। ये हिस्ट्री है कराची के लोगों की। वो हमेशा, जब उन्होंने देखा कि इमरान खान वाकई सिंसियर है, ऑनेस्ट आदमी है, जो उन्होंने देखा, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं वोटों से बात कर रहा हूं कि 14 सीटें उनको मिल गई, जो पाकिस्तान में दूसरे सूबों में बड़े हैरानी से देखा गया कि कराची से कैसे 14 सीटें मिल गई। वहां पे 4 सीटें या मिल जाती तो लोग बोलते कि चलो 4 सीटें तो मिल गई। बिल्कुल, इमरान खान को खुद वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया। इमरान खान साहब, सैलाब आया हुआ है, कितने दिन हो गए, 8 दिन हो गए, इमरान खान साहब नहीं गए, लाहौर चले गए वो। देखें, ये है असल प्रॉब्लम। असल प्रॉब्लम ये है कि लोग बिल्कुल जले हुए बैठे हैं। फिर आप मुहिब्बे वतन लोगों के साथ जब रवैया ऐसा इख्तियार करते हैं ना, तो उन मुहिब्बे वतन लोगों से गद्दार पैदा करते हैं आप। ये आपने मुजीब के साथ किया, ये आपने अल्ताफ हुसैन के साथ किया। फिर एक वक्त आता है कि वो कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। जब हमें हक नहीं मिलता, जिसके लिए मुल्क पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था, कि मुसलमानों के हकूक नहीं थे इंडिया में, इस बेस पे बना था, इंसाफ की बेस पे। तो जब एक वक्त आता है तो फिर आप वो जहन जो है वो बागी हो जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए एक तरीका यही है। इमरान खान से भी मैं दरख्वास्त करूंगा, खास तौर पे इस प्रोग्राम के जरिए, कि खुदा के वास्ते आप तहरीक इंसाफ हैं, थोड़ा सा इंसाफ करें, आप एक्शन लें। आपकी हुकूमत जाती है, चली जाए, दोबारा आ जाएगी आपकी हुकूमत, लेकिन आप किताबों में आपका नाम सुरैनी हरफों से लिखा जाएगा कि कोई लीडर आया था,
जिसने मेरिट की बात की, जिसने कोटा सिस्टम खत्म किया, जी जिसने एक तबका है पढ़ा लिखा, उसको उसका हक दिया, इनका नाम तारीख में लिखा जाएगा। और अगर ये जी नहीं करेंगे तो फिर कराची वालों ने तो हमेशा मुखालफत की है। जब सारा पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो का रोटी और कपड़ा मकान के पीछे जा रहा था, सारा पंजाब और कुछ केपी के से भी और कुछ वहां से भी, उस वक्त हैदराबाद कराची अलग खड़ा हुआ था। जी उन्होंने भुट्टो को सपोर्ट नहीं किया, जिसका बदला वो आज तक ले रहे हैं। तो ये है कराची का सियासी जहन। अच्छा, अब कराची में क्या होना चाहिए? मैंने एक 10 नुकाती प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी है। हमारी सियासी पार्टियां आप देखें, कोई भी हो, तो ये सियासी पार्टियां, जो हमारा मौजू भी था, इन तबाकारियों में सियासी पार्टियां इन्वॉल्व हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, अपने बहुत को आगे रखा। सियासी जो हमारे इदारे हैं कराची के, अब कराची में 18 जो है ना वो इदारे काम कर रहे हैं जिनके पास पावर है। उसकी वजह क्या है? 18 हैं क्यों? उसकी वजह ये है, ये किसी ने कोई सोचता नहीं है, ताकि अपने बंदों को, अपने सियासी वर्कर्स को नौकरियां मिलें। तो वहां पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, भाई ये 18 अपने इदारे बनाए हुए हैं, आप सीधा एक कराची सिटी गवर्नमेंट बनाएं, तो पावर दें, 2-4 महकमों की जरूरत पड़ती है, और उनको आप पैसा दें और उनको छोड़ दें। आपने क्यों सिंध गवर्नमेंट के अंडर लगाया हुआ है? आप अगर सूबा नहीं भी बनाना चाहते तो आपको कराची को अलग स्टेटस देना पड़ेगा। अच्छा चले, अभी आप कहते हैं जी मुश्किल है और फलाना है ढिमका है, ये आइन तो भाई आप चोरों नहीं बनाया ना, हमने थोड़ी बनाया है आइन। ये तो कराची की अगर वो आप जो हैसियत थी 1960 तक, 65 तक, या इवन 70 तक, उसको अगर वापस लाना है, तो मेरे हिसाब से जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये कि कराची में पुलिस कमिश्नर होना चाहिए, कराची की अपनी पुलिस होनी चाहिए, कराची पुलिस सर्विसेज जिसका अपना कमिश्नर होना चाहिए, वो एक पावरफुल शख्स होना चाहिए। उसका जो पावर है वो एक जो वजीर आला है उससे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। और ये जो आईजी शाही सिस्टम है ये खत्म होने चाहिए, पुलिस कमिश्नर होना चाहिए। बॉम्बे में भी पुलिस कमिश्नर है, दिल्ली में भी पुलिस कमिश्नर है। फिर पुलिस कमिश्नर जो है उसमें वो मेरिट की बुनियाद पे सारी पुलिस का निजाम बनाए, सारे पुलिस ऑफिसर्स को मेरिट की बुनियाद पे रखे, पुलिस कमिश्नर बाख्तियार हो डिसीजन लेने में, मुल्क की जो कराची का जो नज्म ज़ब्त है, वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसमें वो उसको फुल इख्तियार हो, उसमें किसी की अमल दखल नहीं होना चाहिए, ना तो सूबे के वज़ीर आला की होना चाहिए, कमिश्नर के पास पावर होना चाहिए, लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज का मेरिट के ऊपर दाखिले होना चाहिए। और मुकामी जो पुलिस है, जो है कराची पुलिस जो है, उसको फिर कम्युनिटी पुलिस बनानी चाहिए, कम्युनिटी के लोगों को लेना चाहिए। यहाँ पर भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यहाँ पर देखिए कम्युनिटी पुलिस है, पुलिस के लिए भी वो काम करती है कम्युनिटी के साथ। हम जब बड़े बड़े फंक्शन कराते हैं तो हमें कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, बैठते हैं हमारे साथ कि किस तरह से आपने करना है, कुछ जरूरत है आपको, चीजें बताएंगे। तो मुकामी कम्युनिटी पुलिस का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। जो मुकामी लोग हैं डिफरेंट महलों में, कॉलोनीज में, शहरों में, यहाँ पर उनकी अपनी कम्युनिटी पुलिस होनी चाहिए। वो फिर जो पुलिस सर्विसेज है जिसमें लोकल लोग होने चाहिए और मेरिट पे होने चाहिए। अगर कराची पुलिस सर्विसेज है तो सारे लोग कराची के होने चाहिए, उनको पता है। फिर वो कम्युनिटी पुलिस के साथ काम करें, ताकि हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो है लॉ एंड ऑर्डर का। तो लॉ एंड ऑर्डर जब तक सही नहीं होगा कराची का, और उसकी, भाई आपको फौज लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 30 साल से रेंजर्स बैठी हुई और कितना पैसा खा रही है वो। जो लोग 30 साल में, 40 साल में अमन नहीं ला सके, वो कैसे ले आएंगे अगले 40 साल में? बात क्या है? बात यह है कि कराची का तो कोई पुलिस ऑफिसर है नहीं जी। वो तो एक दादू से, सन से, लाड़काना से, और पता नहीं कहां से, छोटे से इलाके से आता है, रिश्वत जाली डोमिसाइल पे, और उसके बाद में आगे कराची के थाना का इंचार्ज संभाल लेता है वो। हाँ, इंपोर्ट किए जाते हैं, जिस तरह कराची का एडमिनिस्ट्रेटर भी अभी बाहर से लाया जाता है। कराची में अगर आप एफआईआर लिखवाने जाएं, मैं तासुब की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आप चीजों को आसान तो बनाएं। वहां जो एक बैठा हुआ है, सिंध से आया हुआ है, उसको उर्दू आती नहीं है, वो सिंधी में एफआईआर काटता है, और वो सिंधी उस मुकामी जो नहीं आती, जो एफआईआर कटवाने आया हुआ है, वो उसको नहीं आती। एक बेसिक तो खिला है कि वहां का आदमी नहीं है, वो कैसे समझेगा उनको नेचर को? तो एक तो यह है पुलिस के बारे में। सबसे पहले बहुत अहम चीज है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने के लिए कराची की अपनी पुलिस, उसका अपना पुलिस कमिश्नर, उनकी कम्युनिटी पुलिस होनी चाहिए।
शहर के जो दाखिली रास्ते हैं उनके ऊपर पुलिस चेकिंग एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जो पुलिस चेक करे जो भी कराची शहर में आ रहा है अंदर और बाहर जा रहा है, और उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कौन आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, कौन से सूबे से आ रहा है, ताकि पता चले, ताकि ये दहशतगर्दी कम हो। ये नहीं कि किसी ने मुंह उठाया, वो उसने पेशावर से, वो अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, पेशावर आया, वहां से ट्रेन में बैठे कराची आ गया, और कराची में आके उन्होंने सुराबगुड़ बना के कब्जा कर लिया, और वहां सारा हीरोइन का और बंदूकों का कारोबार हो रहा है। कैसे कंट्रोल होगा ये? तो एक कराची सिक्योरिटी फोर्स होना चाहिए, जो वो भी कराची सिक्योरिटी फोर्स भी शाख होनी चाहिए कराची कम्युनिटी, कराची पुलिस सर्विसेज की। उस सिक्योरिटी फोर्स का काम ये होना चाहिए कि कराची की जितने भी जो बॉर्डर हैं उनके ऊपर उनकी चौकी होनी चाहिए, उस पर उसका पैरा होना चाहिए, एंड्रोसमेंट होनी चाहिए, उसकी एंड्रोस होना करना चाहिए, उनको रजिस्टर करना चाहिए कौन कराची से आ रहा है अंदर और कौन कराची के बाहर जा रहा है। उसके बाद कराची शहर का एक अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सिटी गवर्नमेंट का जो मेयर हो वो वजीर आला से ज्यादा उसके पावरफुल होने चाहिए या उसके बराबर। वो वजीर आला के अंडर में नहीं होना चाहिए, उसका ताल्लुक डायरेक्टली वफाक से होना चाहिए। इस्लामाबाद में जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है ना, सिर्फ उसको जवाब दे वो, और वफाक को पैसा देना चाहिए सिटी गवर्नमेंट को, और सिंध सूबे को भी, सिंध के वजीर आला को भी उनका फंड देना चाहिए, और उस फंड के लिए सिटी के एक सिटी टैक्स नाफिज करना चाहिए, और जो मौजूदा टैक्स है उसमें कम करके, और वो सिटी टैक्स जो है वो सिर्फ सिटी गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। अगर आप 10 से 15% भी टैक्स रखते हैं तो अरबों रुपया हो जाएगा। 3 करोड़ की तो आबादी है, अगर वहां पर 1 अरब लोग भी या 10-50 करोड़ लोग भी टैक्स देते हैं तो कितना पैसा हो जाएगा सिटी टैक्स से? सिर्फ वो सिटी टैक्स जो है कराची की डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए। ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ, मैं कोई कहीं इलामी चीजें नहीं है, ये दूसरे मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े शहरों में, हम यहाँ रहते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ ऐसा ही होता है जी, यहाँ पर भी ऐसा ही है जी। इसका तो सिटी गवर्नमेंट होना चाहिए, उसका मेयर, और उसके बाद में कराची सिटी गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग जो कराची के हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अब कराची में अगर चले जाएं आप, तो आप देखें कि कराची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, कराची ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कराची साउथ डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कुरंगी है, फिर मलीर है, फिर केमारी है। ये सारे शहर होने चाहिए, इनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, इनके अपने मेयर होने चाहिए, और वो फिर सिटी मेयर के साथ काम करे जी, जो बैठकर। और अब देखें सिटी जो इस वक्त जो है, इतने यूसी बनाई हुई है, 51 यूसी बनी हुई है कराची सेंट्रल में, 13 बनी हुई है कराची ईस्ट में, 11 बनी हुई है कराची साउथ में, वेस्ट में बनी हुई है, और ये सारी सियासी तौर पे बनाई गई है। जिस पार्टी का उसमें काम चल रहा है उन्होंने कुरंगी में 9 बनाई हुई है। इन सबको अगर जमा करें तो ये सैकड़ों में काउंसलर बनते हैं। ज्यादा आपको जरूरत ही सैकड़ों काउंसलर बनाने की, क्या कर रहे हैं बैठ के? ये यूसीज करती है बैठ के, सिर्फ बदमाशी जी। अच्छा, फिर उस पर फंड भी लेते हैं, और फंड भी दिए जाते हैं ना एक पार्टी को दूसरी पार्टी को, यानी कि अगर पीपल्स पार्टी एमकेएम को फंड दे रही है तो इसलिए आवाम के लिए नहीं दे रही है, वो रिश्वत दे रही है कि हम तुम्हें अच्छा इतना पैसा दे देंगे तो तुम हमें हमारे खिलाफ नहीं बोलना, खामोशी से बैठे रहो, बस जो भी हम बिल पास कर रहे हैं वो पास करते रहो। इसीलिए आप देख लें कि कोटा सिस्टम हमेशा मंजूर हो जाता है पार्लियामेंट से, उस वक्त वो पार्लियामेंट खरीद लेते हैं। टॉपिक तो बहुत बड़ा है और टाइम बहुत खत्म हो रहा है हमारा। अच्छा, इसके बाद 2-4 पॉइंट और हैं, मैं उसको जल्दी पढ़ देता हूँ। इसके अलावा जो है पास के टाइम खत्म हो रहा है, सिटी कोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कराची की अपनी जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए सिटी कोर्ट का, उसका अपना जज होना चाहिए, उनके अपने पूरी जोन, और इंडिपेंडेंटली वो फैसले करें फौरी तौर पे। ये आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फलानी जो ये 200 साल पुराना सिस्टम करा हुआ है, इसको चेंज करना चाहिए। वही 200 साल पुराने अंग्रेजों के जो कवानीन है वो चलते हैं। कराची को मॉडर्न तरीके का एक जुडिशियल सिस्टम चाहिए, उनका अपना होना चाहिए सिटी कोर्ट सिस्टम। और इसी तरह से जो कारोबारी तबका है उनके लिए खुसूसी मराहत देनी चाहिए, सिटी टैक्स रखना चाहिए, उनको रिबेट मिलना चाहिए। कराची में 2 पोर्ट हैं, उन पोर्टों को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, और आपको पता है कि 95% जो रेवेन्यू जनरेट होता है
एक्सपोर्ट इंपोर्ट से और एक्सपोर्ट से, और इसमें जो वो होता है जो कराची पोर्ट से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट का जो गुड्स से कमाता है पाकिस्तान, और वो पैसा कहाँ जाता है? अब कराची से पैसा कमाया जाता है 2 पोर्टों से, फिर एयरपोर्ट से भी, फिर टैक्स से भी, और वो पैसा जो 70% है रेवेन्यू का पाकिस्तान की जी, वो लेके आप, यानी कि आप 100 में से 70 रुपए लेके और वापस उसको 20 रुपए दे देते हो आप, तो यानी कि पाकिस्तान को पूरा पाल रहा है कराची, और कराची को तबाह कर दिया उन्होंने। ये सिस्टम सही नहीं है। तो देखा ना, इंसाफ तो यहाँ है नहीं। इसके बाद में जो प्रोफेशनल जो एजुकेशन है सिस्टम है, जो तालीमी सिस्टम है, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब में मेरिट सिस्टम होना चाहिए। कराची के लिए जो कराची में प्रायोरिटी मिलना चाहिए जो कराची के लोग हैं। अब कराची का नौजवान क्या करे? कराची के बेशतर नौजवान तो छोड़ के चले गए कराची, क्रीम तो आपने निकाल दी। अब वहाँ जाहिल किस्म के लोग रह गए, डिग्रियां तो हैं, काम कुछ नहीं जानते, वो ना लिखना पढ़ना जानते हैं। अब उनसे आप सिंधी में या उर्दू में लिखवा लो, इंग्लिश तो लिख नहीं सकते वो, इंटरनेशनल कैसे कॉम्पीट करेंगे वो? और जो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ी लिखी फैमिली थी कराची की, उन्होंने कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों को बाहर भेज दिया। हम क्यों, आप और हम क्यों ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए? मैंने कराची की जब जॉब छोड़ी तो मैं 18 ग्रेड में था, यंगेस्ट टॉप था, और मैं मुकाबले के इम्तिहान में आया हूँ एक सीट। मैं कुछ सिंध के कोटे पे नहीं आया हूँ। तो ये टैलेंट था। आज अगर यहाँ बैठ के हम कामयाब हैं तो क्या अपने शहर में कामयाब नहीं होते हम? जी, जब हमें आप मराहत नहीं देंगे, तासुब करेंगे, तो फिर कैसे चलेगा मामला? अतिकुलन साहब, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो इस पे फिर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। जैसा मैं एक आखिरी यहाँ पर मैसेज देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू ही कि हमने अभी कराची में जो तबाहकारियाँ हो रही हैं बारिशों के लिए, इसमें यहाँ पर हमारी जो लोकल तंजीम है पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी सर्विसेज काउंसिल, उससे हमने एक फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो जो कराची यहाँ सिडनी में या ऑस्ट्रेलिया में जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज उस फंड रेजिंग में हम डोनेशन कर रहे हैं उनके लिए जो मज़ाफाती इलाकों में डूब गए हैं, बेघर हो गए, तो उसमें कंट्रीब्यूट करें। उसकी डिटेल सोशल मीडिया पे है। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि अतीकुल हसन साहब ने अपनी गुफ्तगू में कराची की मौजूदा हालात और मुतल्लिका इदारों और सियासतदानों के किरदार पर जो मंजरनामा पेश किया है वो आप सबके सामने है, और इन्हीं मसाइल से जुड़ी जो गुफ्तगू हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में की थी कि बढ़ती आबादी के मसाइल, बड़े शहरों पर दबाव कम करने के लिए नए इंतज़ामी यूनिट या सूबे बनाना क्यों ज़रूरी हैं। लिहाजा हालात का तकाजा है इंतज़ामी मामलात को सियासत की भेंट न चढ़ाएं। अगर सूबों की तकसीम से इंतज़ामी सहूलत पैदा होती है और आवाम के लिए बेहतरी होती है तो मुकामी लोगों की बात सुननी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब के इस शेर पर करते हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब फरमाते हैं कि समंदर के किनारे एक बस्ती रो रही है। जी, समंदर के किनारे एक बस्ती रो रही है, मैं इतनी दूर हूँ और मुझको वहशत हो रही है। सही बात है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे तजिया निगार सैयद अतीकुल हसन और अपने मेज़बान अख्तर अली मुगल को इजाज़त दीजिए। शब बखैर। अल्लाह।